हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट की, जो आपका भारत के भूगोल से होगा। और ये प्रैक्टिस सेट जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसमें आपका कंप्लीट डिटेल के साथ आपकी व्याख्या भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं। और ये टोटल जो आपका एमसीक्यू यहाँ से आपको कराया जाएगा ज्योग्राफी का, ये टोटल एमसीक्यू आपका एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। ठीक है, जो आपके केवीएस का, नवोदय का, यूजीसी नेट जेआरएफ का, सेट एग्जाम का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो सभी परीक्षाओं के यानी ज्योग्राफी के ऑल एग्जाम्स को ये कवर करेगा। तो इसमें देखिए, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल पे जाकर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको इसी तरह से डेली एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये देखिए, आपका ऐप है जिसको डाउनलोड करने पे आपको डेली जो है एनसीईआरटी के एमसीक्यू मिलते हैं। वहाँ पे लिंक आपको प्रोवाइड करा दी जाती है ब्रॉडकास्टिंग मैसेज के द्वारा या आपको ग्रुप में भी। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे ढेर सारे वीडियो पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। और यहाँ पे देखिए, कोर्सेज भी आपका कब चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस पे वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। लाइव लेक्चर अभी चूंकि चल नहीं रहा है, तो 1-2 दिन में आपका लाइव क्लास भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अभी आपका रिकॉर्डेड क्लास और टोटल टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको पीडीओ, पीडीएफ सारी चीजें मिलेंगी। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो ज्योग्राफी का हमारे पास एमसीक्यू है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने रखा है। हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी, यानी भूगोल जो टर्म है, इसको किसने कॉइन किया है, किसने एस्टेब्लिश किया है, किसने दिया है? तो अरस्तु है, कार्ल रिटर है, इरेटोस्थनीज है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इरेटोस्थनीज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में व्याख्या। जो चारों विकल्प आपको दिया जाएगा, चारों विकल्प पे हम लोग व्याख्या देखेंगे। इरेटोस्थनीज ग्रीक गणितज्ञ भी हैं, ज्योग्राफर भी हैं। इन्होंने अभाज्य संख्या पर काम किया और पृथ्वी के व्यास को मापा। ठीक है, भूगोल शब्द का प्रयोग इन्होंने पहली बार किया था। इन्हें भूगोल का पिता भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज। देशांतर और अक्षांश के बारे में भी इन्होंने बात किया और दुनिया का नक्शा भी बनाया। अभाज्य संख्या खोजने के लिए एक प्रणाली भी तैयार की। ठीक है, अभाज्य संख्या भी होती हैं जो स्वयं से या 1 से डिवाइड हो जाए। जैसे आपका 3 हो गया, 7 हो गई, 5 हो गई, ठीक है, 11 हो गया, 13 हो गया। इनको क्या आप किसी और संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, केवल या तो 1 से या फिर खुद 3 से या खुद 7 से, खुद से। ठीक है, पृथ्वी की आकार की परिधि को मापने वाला पहला व्यक्ति जो है कौन है? इरेटोस्थनीज। अब अरस्तु पे आ जाइए। अरस्तु फिलोसोफर भी हैं और प्राणी शास्त्र यानी बॉटनी का जो जनक भी इन्हें माना जाता है। प्लेटो द्वारा, यानी प्लेटो के शिष्य हैं, प्लेटो द्वारा सिखाया गया वह लिसेयम दर्शन का पेरिपेटिक स्कूल और अरस्तु की परंपरा के संस्थापक भी थे। कार्ल रिटर की बात करें तो रिटर जो है आपके जर्मन ज्योग्राफर हैं और ये आपका देखिए आधुनिक भूगोल के संस्थापकों में है। कौन है? रिटर और हम्बोल्ट, दोनों को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, हम्बोल्ट एक जर्मन पॉलीमैथ और ज्योग्राफर, प्रकृतिवादी खोजकर्ता, रोमांटिक दर्शन और विज्ञान के प्रस्तावक थे। तो इनके बारे में और डिटेल आपको देखिए टीजीटी पीजीटी का जो बैच है उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा और जानकारी यदि आपको चाहिए बैच के बारे में, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लेंगे 8318011238 पर, तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से इस विशेषता को भौतिक विशेषता कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एट फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर में किसको शामिल किया जाता है? बंदरगाह को, मैदान को, सड़क को, वाटर पार्क को। ठीक है, तो फिजिकल फीचर में आपका क्या हो जाता है? लैंड फॉर्म आ जाते हैं, आपका प्लेट्यू आ जाता है, आपके रिवर आ जाते हैं, ठीक, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान यानी कि प्लेन भी आपका फिजिकल फीचर में शामिल होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए सड़क है, वाटर पार्क है, बंदरगाह है, मैदान है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लेन।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भौतिक विशेषता ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य को चारों ओर से देख सकते हैं, भले ही आसपास कोई इंसान उस पे ना हो। तो फिजिकल फीचर्स में जनरली यही होता है, जैसे मैदान, समुद्र, पहाड़, नदियां, बंदरगाह, सड़क मार्ग, वाटर पार्क। ये क्या है? फिजिकल फीचर जो नेचुरल है ये है, ठीक है। अब ये क्या है? ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं। पर्वत, पठार, मैदान, छोटी विशेषताओं में ये बढ़ जाती है। घाटियां, तो घाटियों में घाटियां जो होती हैं। तो इंडिया का यदि फिजिकल फीचर की हम लोग बात करें, जिसे हम लोग पर्वतों में डिवाइड करते हैं, उत्तर का विशाल पर्वत, विशाल मैदान, हिमालय पर्वत, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप। ये भारत के प्रमुख प्राकृतिक विभाजन है। क्या है? नेचुरल डिवाइडेशन है इंडिया का। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वहां पे। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन बी क्लासिफाइड अंडर बायोज्योग्राफी? जूलॉजी, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी, वेजिटेटिव ज्योग्राफी। तो कह रहा है कि जो बायोज्योग्राफी है यानी कि जैव भूगोल है, जैसे आपसे पूछा जाता है बायोस्फीयर, जैव मंडल में कौन शामिल किया जाता है, तो वैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैव भूगोल के अंतर्गत किसे शामिल किया जा सकता है, ये क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। जैव भूगोल में यानी कि बायो है तो प्राणी आ जाएंगे, जूलॉजी आएगा आपका, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी आएगा और वनस्पति भूगोल भी आएगा, लेकिन रीजनल ज्योग्राफी इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो यानी 1, 2 और 4 फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय लौकिक संश्लेषण का प्रयास करता है? लौकिक संश्लेषण यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट टेम्पोरल एनालिसिस? टेम्पोरल एनालिसिस की बात कौन सा करता है? क्या सोशियोलॉजी में होती है, एंथ्रोपोलॉजी में, ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में? जो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी होती है वहां पे आप टेम्पोरल एनालिसिस की बात करते हैं, टेम्पोरल सिंथेसिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट टेम्पोरल सिंथेसिस, यानी कि लौकिक संश्लेषण का प्रयास किसमें किया जाता है? समाजशास्त्र में, मनुष्य जाति, या भूगोल में, या इतिहास में? तो टेम्पोरल जो चीजें होती हैं ये आपका हिस्ट्री में होती है, जैसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे आप, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। अस्थायी संश्लेषण यानी कि टेम्पोरल सिंथेसिस को एक प्रणाली के स्वचालित निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे हम एक अस्थायी निर्देश विकसित करते हैं, इसमें शामिल करने का प्रयास भी करते हैं। इतिहास में एक अनुशासन के रूप में ये किया जाता है, समय बीतने के साथ की गई तुलनाओं को संदर्भित भी इसमें करते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, किसने अपनी शहरी रणनीति के हिस्से के रूप में कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया? ऑप्शन देखिए, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनओ, इनमें से कोई नहीं। Who has outlined some priorities as part of its urban strategy? ठीक, यानी किसने जो है शहरी जो रणनीति बनाई थी उसमें कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया था? क्या यूएनडीपी ने किया था? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने किया था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ ने किया था? तो किसने किया था? यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें की गई थी। जो यूएनडीपी की शहरी रणनीति थी, ठीक, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया था? शहरी रणनीति के हिस्से के रूप में प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसमें आपका शहरी गरीबों के लिए क्या था? आश्रय था, ठीक, इसकी संख्याओं को बढ़ाना। और इसके अलावा एजुकेशन की भी बात उसमें की गई थी, प्राथमिक स्वास्थ्य की बात की गई थी, ठीक है, हेल्थ की बात की गई, एजुकेशन की बात की गई, स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात की गई, जैसी बुनियादी सेवाओं की बात की गई थी। बुनियादी सेवाओं में आपका सरकारी सुविधाओं तक महिलाओं की पहुंच में भी सुधार करना है, ये भी बात उसमें कही गई। ऊर्जा उपयोग और वैकल्पिक ऊर्जा परिवहन की खोजों की भी बात की गई। इसके अलावा वायु प्रदूषण को कम किया जाए, ये भी आपका यूएनडीपी की जो अर्बन पॉलिसी थी उसमें बात कही गई।
इसके अलावा यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये आपका एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अर्थ की रक्षा के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए भी काम करता है। ये आपसे पूछा गया प्रश्न एक बार। यूएनडीपी में 170 देश हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। गरीबी उन्मूलन और असमानताओं और बहिष्कार को कम करने में ये मदद करता है। यूएनडीपी का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। ठीक, सेटलमेंट के प्रकार से संदर्भित ये प्रश्न दिया गया है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आर दोज इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट बाय क्लोज टू ईच अदर। कॉम्पैक्ट जो सेटलमेंट होता है, सघन जो बस्तियां होती हैं जिनमें बड़ी संख्या में घर एक दूसरे के निकट होते हैं, यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो कंपैक्ट सेटलमेंट में होता ये है कि लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस होते हैं, वो बने कैसे होते हैं? एक दूसरे के बहुत ही नजदीक बने होते हैं, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैक्ट बोलते हैं, संघन या सघन बस्तियां कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो पहला तो राइट हो गया। दूसरे पे आइए, डिस्पर्स सेटलमेंट आर दोज इन विच हाउसेस आर स्पेस्ड फॉर अपार्ट एंड ऑफ एन इंटर स्पेयर्ड स्पर्स विद फील्ड, यानी कि बिखरी हुई जो बस्तियां होती हैं, जो डिस्पर्ड सेटलमेंट होता है, वितीर्ण अधिवास पैटर्न जो होता है, प्रतिरूप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? घर क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, ये राइट है। और यहाँ पे दिया है कि वो अक्सर खेतों से घिरे होते हैं या पेड़ पौधों से भी घिरे हो सकते हैं, तो ये भी आपका राइट है। जिसमें कह रहा है कौन सा जो सेटलमेंट्स है वो करेक्ट है, जिसमें बोथ आर द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न भी एक्सप्लेनेशन में, बस्तियों को मोटे तौर पर हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका कंपैक्ट होता है, जो सेंटर्ड सेटलमेंट होता है, पुंजित होता है। एक आपका देखिए अर्ध सघन है या खंडित बस्तियां होती हैं। ठीक है, सेक्टर सेटलमेंट जो होता है। फिर आपका बंजर बस्तियां हो गई, बिखरी या अलग थलग या डिस्पर्स्ड सेटलमेंट जो होता है वो इसमें शामिल होता है। तो 4 टाइप का बेसिकली होता है, तो सभी टाइप को समझ लीजिए। बंजर जो बस्तियां होती हैं ये क्या होती हैं कि ये कई इकाइयों में आपका ये डिवाइड होती हैं। सामान्य नाम वाले दूसरे भौतिक रूप से यहाँ पे अलग होते हैं, यानी एक बड़े गांव का विभाजन अक्सर सामाजिक और जातीय कारकों से प्रेरित होता है। ऐसे गांव अक्सर क्या होते हैं? मध्य और निचले गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़ में, हिमालय की निचली घाटियों में बंजर बस्तियां पाई जाती हैं। कॉम्पैक्ट जो सेटलमेंट है कहाँ पे होता है? एकत्रण। तो सघन अधिवास वहां पे होते हैं जहाँ पे बड़ी संख्या में घर क्या होते हैं? एक दूसरे के निकट होते हैं, यानी लार्ज नंबर ऑफ सेटलमेंट्स बिल्ट वेरी क्लोज। ठीक है, तो एक आपका राइट हो जाएगा। सघन जो ग्रामीण बस्ती है ये घरों का एक सघन या एकत्रित रूप में निर्मित होती हैं। इस प्रकार के गांव में क्या होता है? सामान्य रहने का जो क्षेत्र है ये अलग होता है, और आसपास के जो खेत हो गए, खलिहान हो गए, चारागाह होते हैं, ये भी क्या होते हैं? अलग अलग। यानी कि ये आपका सेटलमेंट वाला एरिया हो गया, इधर आपका चारागाह, खलिहान, ये सभी एरिया अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्ध सघन या खंडित बस्तियां। तो खंडित बस्तियां जो होती हैं यहाँ पे क्या होता है? अर्ध सघन। ये बस्तियां छितरी हुई बस्तियां होती हैं, यानी कि इसमें समूहन की जो प्रवृत्ति होती है ये एक तरह से पाई जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज इसमें बस्तियां नहीं होती। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि सघन का ये छोटा भाई है, अर्ध सघन। ठीक, तो अधिक बार ऐसा पैटर्न एक बड़े सघन गांव के अलगाव या विखंडन के परिणाम स्वरूप भी हो सकता है। जैसे छोटा गांव हो गया या बड़ा गांव है, तो यहाँ मान लीजिए बड़ा गांव कोई है, ये आपका कॉम्पैक्ट है, लेकिन गांव के लोग यहाँ से निकल के अपने खेतों में आवास बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आवास बना रहे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? अब अर्ध सघन रूप में ये आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे दिया है कि डिफाइन द टर्म ऑफ सब अर्बनाइजेशन, यानी कि उपनगरीकरण शब्द को परिभाषित करना आपको। तो उपनगरीकरण क्या होता है? ये जनरली आपका मान लीजिए सिटी है। ठीक है, सिटी से रिलेटेड जो एरियाज हैं यहाँ पे भी क्या होगा? इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो हम लोग इसे बोलते हैं फ्रिंज एरिया, यानी उपांत क्षेत्र, या इसे अमलैंड भी बोला जाता है। ठीक, जब यहाँ पे अर्बनाइजेशन का पैटर्न कंटिन्यू आपको देखा जाए, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए कोई और शहर है दूर, तो इनके बीच जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, ये आपका सतत है, कंटिन्यू है, तो इसे बोला जाता है सन्नगर, यानी कनर्वेशन।
कनर्वेशन मीन्स कंटिन्यू अर्बनाइजेशन, ठीक है, कंटिन्यू अर्बनाइजेशन। तो इसमें होता यह है कि जनसंख्या जो है केंद्रीय शहरी क्षेत्रों से उपनगरों में स्थापित हो जाती है। उपनगर यानी कि जैसे ये बड़ा नगर है, इसके पास कोई छोटे छोटे मार्केट होते हैं ना, तो इसमें जब आपका ये लोग यहाँ पे आए या केंद्रीय शहरों से यहाँ पे जनसंख्या का स्थानांतरण हो, तब इसे हम लोग बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है, अभी आपने देखा कि अमलैंड हमने बोला था, क्या बोला था, अमलैंड, लेकिन अभी आपके सामने क्या है, अपलैंड है या उच्च भूमि आप कह सकते हैं। उच्च भूमियां क्या होती हैं या अपलैंड क्या होते हैं, ड्राई पॉइंट एरिया होता है, या फिर विच इज नॉट प्रोन टू फ्लडिंग, यानी कि जो बाढ़ के खतरे से मुक्त हो, जिसको बाढ़ का कोई खतरा ना हो, ठीक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपलैंड यानी कि जो उच्च भूमियां होती हैं या उच्च बस्तियां होती हैं, वो क्या होती हैं, उच्च भूमियों पे पहली बात तो ये ड्राई पॉइंट एरिया होता है, क्योंकि ये शुष्क बिंदु क्षेत्र होता है, यहाँ पे बाढ़ का खतरा नहीं होता है, ठीक। तो पानी न पहुंच पाए, शुष्क बिंदु जैसे मान लीजिए ये वाला ऊंचाई वाला एरिया है, तो जैसे आपसे पूछा जाता है ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, ठीक, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, वेट पॉइंट सेटलमेंट, यानी कि शुष्क बिंदु बस्तियां, आर्द्र बिंदु बस्तियां, ठीक है। तो शुष्क बिंदु बस्तियां यानी कि जहां पे आपका बाढ़ का खतरा ना हो, तो इसमें आपका विकल्प नंबर 2 आपका राइट है, यानी 3, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में कि अपलैंड जो बाढ़ के लिए प्रवण नहीं, जहाँ पे बाढ़ कम आता हो ना आता हो, घरों को नुकसान और जीवन के नुकसान को रोकने के लिए अपलैंड यानी कि उच्च भूमियां चुनी जाती हैं। इस प्रकार निचली नदी घाटियों में लोगों ने छतों और तटबंधों पर बसने का विकल्प चुना, जो क्या है, शुष्क बिंदु है। तो शुष्क बिंदु क्या है, जैसे निचली नदी घाटियां हैं, वहां पे आपका कोई तटबंध बनाया गया, बांध बनाया गया है, अब यहाँ पे लोग घर बना के रह रहे हैं, तो ये क्या है, ड्राई पॉइंट सेटलमेंट होता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय देशों में जो लोग अपने घरों को बाढ़ या कीड़ों या जानवरों को कीटों से बचाने के लिए दलदली भूमि के पास घर बनाते थे, आपका क्या हो गया, वेट पॉइंट सेटलमेंट हो गया, ठीक है। दलदली भूमि के पास यानी कि स्टिल्ट या पैर बांसा पर बनाते हैं, ठीक है। तो किसके लिए बनाते हैं, बाढ़ से बचने के लिए, कीड़ों से बचने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपका दलदली एरिया, यहाँ पे क्या करते हैं, सब बांस लगा के या लकड़ियों से आपका घर बनाते हैं, और ये आपका कैसा घर रहेगा, ऊंचा ऐसे घर मान लीजिए कि, ठीक है, ये घर यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये जो सेटलमेंट होगा, ये कैसा सेटलमेंट होगा, ये आपका वेट पॉइंट सेटलमेंट होता है। आगे देखिए रॉक साइकिल। अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाइए। रॉक साइकिल क्या है, शैलों का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, या सतह पर लावा का समेकन, खनिज संगठन या चट्टानों का अपरदन और विखंडन। तो रॉक साइकिल क्या होता है, ठीक है, यानी कि चट्टान चक्र आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि जो रॉक साइकिल होती है, इसमें शैल जो चट्टाने होती हैं, इनका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। जैसे आपका इग्नियस रॉक है तो सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये क्या होगी, मेटामॉर्फिज्म इनका होगा, ताप दाब वर्षा, विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा जो है इसमें मेटामॉर्फिज्म होता है। जब मेटामॉर्फिज्म यानी कि रूपांतरण होगा, तब आपका मेटामॉर्फिक रॉक डेवलप करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, शैलों का एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तन की क्रिया है, ये आपका रॉक साइकिल के अंतर्गत होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रॉक चक्र के बारे में देख लीजिए। रॉक साइकिल में चट्टान क्या होती है, लंबे समय तक अपने मूल रूप में नहीं रहती है। तो मूल रूप में नहीं रहेंगी लंबे समय तक, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाएं काम करेंगी, तो परिवर्तन होगा उसमें। और यह जो चक्र है, यह रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पुरानी चट्टानें नई चट्टानों में क्या होती है, परिवर्तित होती रहती हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, इन्हें प्राथमिक या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, इग्नियस रॉक को। इन चट्टानों को कायांतरी चट्टानों में भी बदला जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद ये बदल ही जाती हैं। आगे एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है जिसमें अवसादी
आग्नेय और परतदार सभी चट्टानों का एग्जाम्पल सहित उसमें एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे बस आप इतना समझ लीजिए। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं। ठीक, प्राथमिक चट्टानों से क्या होता है, अवसादी और कायांतरित दोनों चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका प्राइमरी रॉक्स कोई आग्नेय चट्टाने यहाँ पे है, तो इनका टूट फूट के जो चट्टान बनेगी तो अवसादों के रूप में आपका क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। सेडिमेंट्री रॉक जब आपका लेयर बाय लेयर यहाँ पे आपका डिपोजिशन होगा तो इसके द्वारा क्या बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर और ज्यादा हो जाता है तो फिर ये चट्टाने आपका क्या होंगी, मेटामॉर्फिज्म इनका होगा और ये आपका मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जिसे कायांतरित, रूपांतरित या अन्य रूपों में भी इसे जानते हैं। तो अवसादी चट्टाने आप देखिए टुकड़े क्या है, कायांतरित चट्टानों से विकसित हुए और आग्नेय फिर से अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी डबल मेटामॉर्फिज्म भी होता है। तो रॉक साइकिल के बाद जैसे मान लीजिए मेटामॉर्फिज्म बनी, फिर ये आपका आग्नेय के अंतर्गत या अवसादी में परिवर्तित हो जाती है। तो अवसादी चट्टाने स्वयं टुकड़ों में विकसित हो सकती हैं, जैसे क्रिस्टल चट्टाने। तो आग्नेय, कायांतरित और अवसादी एक बार बनने के बाद सबडक्शन के माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली जाती हैं। इस प्रक्रिया में संपूर्ण जो क्रिस्टल है, चट्टाने, ये प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाते हैं। वहीं आंतरिक में चूंकि टेम्परेचर नीचे ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, पिघल जाएंगी और पिघलने के बाद मैग्मा का निर्माण होगा। मैग्मा के निर्माण से क्या होगा, फिर ये चट्टाने आग्नेय चट्टानों का रूप धारण करेंगी। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि जैसे आपका कायांतरित चट्टान बन गई, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई, फिर ये क्या होगा, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए मान लीजिए हाई टेम्परेचर या प्लेटों के नीचे ये आ गई तो क्या होंगी ये, फिर इनका आग्नेय चट्टानों में रूपांतरण हो जाएगा। पूरा ये प्रोसेस आपको दिखाया गया है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया चरणों का पालन करती है। आग्नेय तलछट या चट्टाने बनेंगी, अवसादी बनेंगी। ये जैसे आग्नेय चट्टाने बनी, इनका तलछट हुआ, इनसे तलछटी या अवसादी चट्टाने बनी। इनसे कौन सी बनेगी, रूपांतरित चट्टाने बन जाएगी। रूपांतरित फिर आपका जब हाई टेम्परेचर में आ जाएंगी तो मैग्मा बनेगी। मैग्मा फिर आपका लावा के रूप में बाहर दिखेगा और फिर आपका इग्नियस रॉक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिगर, इग्नियस रॉक यहाँ पे देखिए वेदरिंग और इरोजन से क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक बना। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक जो है इसका कंपैक्शन हुआ या सीमेंटेशन हुआ। तो इसके द्वारा ये देखिए आपका इग्नियस रॉक से वेदरिंग और इरोजन से सेडिमेंट बनी, यानी कि अवसाद बने। अवसाद जब बन गए तो इनका सीमेंटेशन हो गया तो ये बन गए सेडिमेंट्री रॉक, यानी कि अवसादी चट्टान। क्या बन गए, अवसादी चट्टान। ठीक, और अवसादी चट्टान इनका भी क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो एरो लगा है, तो इनका भी वेदनिंग और इरोजन होगा ना, तो ये भी क्या बनाएंगे, सेडिमेंट्स ही बनाएंगे। ठीक, फिर जब सेडिमेंट्री रॉक बन गए फिर ये हीट और प्रेशर की वजह से क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगी। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये आपका जो रूपांतरित चट्टान है, इसमें भी वेदरिंग और इरोजन होता है, अपक्षय और अपर्दन होगा। तो इसके द्वारा भी क्या है, ये सेडिमेंट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे इग्नियस रॉक के मेल्टिंग होने से मैग्मा बनेगा। और यहाँ पे देखिए हीट और प्रेशर की वजह से डायरेक्ट आपका मेटामॉर्फिज्म होता है इग्नियस रॉक में। तो हीट और प्रेशर की वजह से इग्नियस रॉक में भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिज्म हो गया, तो इग्नियस क्या हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गई। अब मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, एक साइकिल तो यहाँ तक आई। अब फिर क्या होता है कि जब ये मेल्ट कर जाएगी, जो मेटामॉर्फिक रॉक है यानी कि जो रूपांतरित चट्टानें मेल्ट कर गई हाई टेम्परेचर में, तो ये मैग्मा बनाएंगी। तो मैग्मा की जब कूलिंग होगी तो फिर क्या होगा, इग्नियस रॉक फिर बन जाएगा। तो ये पूरा एक जो चक्कर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एक आपका साइकिल कंप्लीट कर रही है ना। यहाँ से देखिए ये आपका पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो इसीलिए इसे बोला गया है रॉक साइकिल, क्योंकि ये चट्टान चक्र है, इसीलिए इसे रॉक साइकिल बोला गया। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। आगे आपको एक और एग्जांपल मिलेगा। यहाँ पे देखिए ड्रमलिन है, वेदिकाएं हैं, वायु क्रिस्टास, इसे क्या बोलते हैं, इसे बेंटिफैक्ट्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी जो है, जो आपका लैंडफॉर्म दिए गए हैं उसको हिंदी के बजाय आप इंग्लिश में याद रखेंगे, ज्यादा सही है। गुप्त घाटी दिया है, जबकि ये क्या है, ब्लाइंड वैली है, अंधी घाटी है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको मिलान करने के लिए दिया गया है। ड्रमलिन, ड्रमलिन किससे बनता है, तो ड्रमलिन आपका ये
हिमनद से बनता है यानी ग्लेशियर से, ठीक है। और टेरिस आपका जो है ये रिवर से बनता है, जो वेदिकाएं होती हैं। बेंटिफैक्ट्स, तो बेंटिफैक्ट्स किससे बनता है? ये आपका विंड के द्वारा बनता है। और जो ब्लाइंड वैली है ये आपका ग्राउंड वाटर के द्वारा डेवलप की गई लैंडफॉर्म्स है। इस आधार पे आपका जो राइट हो जाएगा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 3, तो 2 3 1 और 4। चलिए इनका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ड्रमलिन होता है ऐसे आपका देखने को मिलेगा, उल्टे नाव के आकार का। ये क्या होती है? अंडाकार होती है, लंबी। व्हेल बैक मास इसे कहा जाता है, ये इसके झुंड है, ठीक है। बोल्डर क्ले से ये बनी होती है, बर्फ के प्रवाह की दिशा में बढ़ाव के साथ ये होते हैं। जो नीचे की तरफ क्या होता है, यहाँ पे होता है। तो इस तरह से जो स्थलाकृतियां आपको दिखेंगी ये आपका ड्रमलिन होती है। अंडा आकार की पहाड़ियां हैं जो बड़े पैमाने पर हिमनदों के बहाव से बनी होती है और ग्लेशियर या बादल बर्फ की चादर के नीचे बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए बर्फ के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करती है। कौन? ड्रमलिन। अगला देखिए टेरिस, तो घाटी के तल के दोनों ओर की सकरी सपाट सतहों को नदी वेदिकाएं कहते हैं। तो नदी वेदिकाएं जैसे ये आपका देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो सपाट सतहें आपकी डेवलप रहेंगी, तो इसे हम लोग वेदिकाएं कहते हैं, टेरिस कहते हैं। तो जो पहले पुरानी जो वेदिकाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया वेदिकाएं कहा जाता है जो पूर्व घाटी के तल स्तर और पूर्व बाढ़ के मैदान के अवशेष को भी बताती है। जैसे वेदिकाएं मान लीजिए पहले यहाँ तक पानी आपका प्रवाहित हो रहा था और अब यहाँ पे ही बह रहा है केवल यहीं बीच में, तो इनको देख के, इन टेरिस को देख के आप बता सकते हैं कि इसके पहले बाढ़ का स्तर नदी के में यहाँ तक था, ठीक है। तो ये टेरिस जो क्या प्रदर्शित करती हैं कि नदियों का जो बाढ़ है, नदियों का जल है कहाँ तक पहुंचा है। कभी कभी नदी घाटियों के दोनों ओर कई वेदिकाएं होती हैं जिसमें वो चरणबद्ध रूप में व्यवस्थित होती हैं। नदी वेदिकाएं प्रायः घाटी के तल के साथ जमा बाढ़ के मैदान के नदी तलछट के साथ क्या होती हैं, विच्छेदन के कारण इनका निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेंटिफैक्ट्स, वायुघृष्टाश्म। वेंटिफैक्ट्स जो है ये आपका वायु से बनती हैं, ठीक। और जो क्रिस्टल यहाँ पे मान लीजिए खड़ी हुई थी, इसमें नक्काशीदार उभारी या पॉलिश की जाती है वायु के द्वारा, तो वेंटिफैक्ट्स कही जाती हैं। और इसमें छिद्र भी होता है, ठीक है। यदि प्राचीन वायु तत्वों को बिना हिलाए विचलित किए संरक्षित किया जाए तो वे उत्कृष्ट पैलियोपवन संकेतक है, क्योंकि चट्टान में काटे गए खांचे और धारियां हवा की दिशा के समानांतर है। तो जो धारियां हैं, खांचे हैं, यही वेंटिफैक्ट्स होते हैं। अंधी घाटी की बात करें तो जो ब्लाइंड वैली है इसमें सतही धारा की घाटी को संदर्भित करता है, जो एक सिंक होल या निगल छेद के माध्यम से कैसे बनता है, चूना पत्थर के निर्माण से। उस घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है जिसका प्रवाह एक निगल छेद का समाप्त होता है और घाटी चूना पत्थर क्षेत्रों में सूखी घाटी दिखती है। तो यानी कि मान लीजिए यहाँ से चूना पत्थर यानी भूमिगत जल प्रवाहित हो रहा है और बाद में ये सूख गया, तो ये घाटी कैसी हो जाएगी, अंधी घाटी हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रॉक साइकिल वाला इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। तो कायांतरित चट्टानों का उदाहरण कौन सा नहीं है, संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट, ये सभी क्या है, कायांतरित चट्टाने हैं, लेकिन ग्रेनाइट आपका ये नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आग्नेय चट्टाने हैं, तो पिघली हुई चट्टाने मैग्मा या लावा के ठंडा होने से जमने पर जो बनती हैं, इग्नियस रॉक है, ठीक। तो इनका आग्नेय चट्टाने क्या होती हैं, क्रिस्टलीकरण के साथ या उसके बिना भी इसमें ये पाई जाती हैं। यह प्लूटोनिक चट्टाने होती हैं, ठीक। इन्हें प्लूटोनिक या ज्वालामुखी चट्टाने कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका देखिए बैसाल्ट है, ग्रेनाइट है, दो ही बेसिकली। सेडिमेंट्री में ये तब उत्पन्न होते हैं जब कण पानी या हवा से बाहर निकलते हैं या पानी से खनिजों को वर्षा के द्वारा हो गया, ये परतों में जमा होते हैं, जिसमें आपका सैंडस्टोन हो गया यानी कि बालू पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, बेसिकली और भी होते हैं। तो यहाँ पे बस इतना ही जानिए। अभी कायांतरित कैसे बनता है, तो प्रेशर से, टेम्परेचर से, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे खनिज युक्त पानी की मौजूदा चट्टानों में ये परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उनका गठन होता है। तो इसमें प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वेदरिंग, इरोजन हो गया, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल प्रोसेस इसमें काम करते हैं।
उदाहरण के लिए हम लोग बात करें संगमरमर, तो चूना पत्थर से आपका क्या बन जाएगा? संगमरमर। बालू पत्थर से किसका होगा? क्वार्टजाइट। ठीक है। स्लेट जो है सिस्ट, स्लेट का डबल मेटामॉर्फिज्म होता है। ठीक है, ये आपका सिस्ट में बन जाता है। तो इसमें और भी सारी चीजें हैं जो आपको आपके टीजीटी पीजीटी बैच में कंप्लीट कराई गई हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग इतना ही देखेंगे। ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा और आगे आप क्या इस तरह के वीडियो चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने मित्रों तक शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें कि जो भी प्रश्न इसमें आपको लग रहा हो, डाउट हो, वो भी आप कमेंट में बताइए। इसके अलावा इस तरह के प्रश्न आप डेली चाहते हैं, इस तरह के सॉल्व चाहते हैं डेली, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको लाइव में सॉल्व कराया जाए या लाइव क्लासेस में। ठीक है, और इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल जो आपके सामने दिख ही रहा होगा। इसका नाम है ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर, और ऐप जो आपको मिल जाएगा, तो ऐप पे आप जाके वहां पे प्ले स्टोर में जीएस बाय दिवाकर सर टाइप करेंगे या आप ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर भी लिख देंगे तभी मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करिएगा, इसमें मोबाइल नंबर डाल के इंस्टॉल कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आ जाएगा। उसके बाद आप अपना नाम, जो आपका नेम हो, ठीक, नेम डाल के आप इसमें विजिट कर सकते हैं, जिसमें ढेर सारे वीडियो पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल कराए गए हैं। पीडीएफ भी है। ठीक, इसमें एनसीईआरटी का टोटल 60 नोट्स भी हमने फ्री में अवेलेबल कराया है। एनसीईआरटी 60 नोट्स। ठीक, तो उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की टेस्ट सीरीज भी है, कंप्लीट कोर्स भी है। ठीक है, और नेट जेआरएफ की जो टेस्ट है वो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी है, उसको आप ऑनलाइन टेस्ट को भी वो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको क्या है 270 प्लस टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर भी है और ज्योग्राफी भी है। तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।